अगर यहाँ पर उनके जो सहयोगी दल हैं अगर ये अड़ते हुए नजर आए, अगर ये इस बात पर जिद लेकर बैठ गए कि भाई गृह और वित्त जो है हमें मिलना चाहिए, तो फिर बीजेपी की ताकत जो है, भले ही मुख्यमंत्री उनके पास है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने अब समय हो गया है, लेकिन अब मंत्रिमंडल को लेकर जो पेच फंस रहा है, आखिरकार क्या मंत्रिमंडल को लेकर अगर बात नहीं बन पाती है तो क्या मंत्रिमंडल की वजह से एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं? और ये सवाल देवेंद्र फडणवीस के मन में पहले से ही खड़ा हो रहा था कि क्या वो 5 साल तक सरकार चला पाएंगे। ऐसे ही नहीं, बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि अगर शिंदे और अजीत पवार को लेकर साथ नहीं चलती है बीजेपी, तो फिर समझ लीजिएगा कि फडणवीस का वही हाल होगा जो हाल उस वक्त में हुआ था कि कुछ वक्त के लिए मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आखिरकार क्या मांगे हैं एकनाथ शिंदे की, अजीत पवार की, और कौन से वो बड़े मंत्रालय हैं जिन पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार अड़े हुए हैं? और आज उन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सर, मंत्रिमंडल को लेकर अगर हम बात करते हैं तो मंत्रिमंडल का पेच फंस रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे 3 मंत्रालय की बात कर रहे हैं, जिनमें गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, राजस्व मंत्रालय है। और इन्हीं बड़े मंत्रालयों में अजीत पवार भी कह रहे हैं कि भैया हमें भी गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय जैसा पद चाहिए। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जो बगावत के सुर अजीत पवार, एकनाथ शिंदे की तरफ से शुरू हुए हैं, क्या ये कहा जाए कि गलत नहीं होगा कि देवेंद्र फडणवीस की कुर्सी वाकई खतरे में है? भले ही शपथ ले ली खुशी खुशी, लेकिन कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल इनका अदा होता नजर आ रहा है। देखिए राहुल, जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की हम लोग बात कर रहे हैं और राजनीति में जिस तरह की उथल पुथल मची हुई है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही। आप देखिए कि मुख्यमंत्री के साथ में 2 उप मुख्यमंत्रियों की शपथ हो गई है, लेकिन अभी भी कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर तनातनी का माहौल आपस में बना हुआ है। भले ही कह सकते हैं तीनों दल ये बात दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये बताने का प्रयास कर रहे हो कि भाई हमारे बीच सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है, कहीं कोई आपस का ऐसा मसला नहीं है जो सुलझ नहीं पा रहा है। लेकिन अंदर खाने की बात करें तो यहाँ पर लगातार ये खबरें सुनने को आ रही हैं कि भाई तीनों दल, यहाँ तक कि बीजेपी भी ये चाहती है कि भाई हमारे पास जो बड़े मंत्रालय हैं वो रहने चाहिए। आपने उस समय देखा भी होगा कि जब बीजेपी की तरफ से ये बात निकलकर सामने आती है कि भाई गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को मुख्यमंत्री पद के साथ ही हम भी रखना चाहते हैं, यानी कि एक तरीके से पूरी सरकार के ऊपर, सत्ता के ऊपर बीजेपी अपना होल्ड चाहती है। गृह मंत्रालय सबसे बड़ा महकमा माना जाता है, कह सकते हैं कि किसी भी सरकार का, और वो भी अपने पास बीजेपी रखना चाहती है। वित्त मंत्रालय जो पूरा हम देख रहे हैं कि लेखा जोखा होता है, पैसा लेन देन होता है, कहाँ कैसे जो पैसा खर्च करना, कहाँ से पैसा आना है, उस डिपार्टमेंट को भी बीजेपी अपने पास रखना चाहते हो। देखिए मुंबई को वैसे भी आर्थिक राजधानी कहा जाता है देश की, तो इस लिहाज से महाराष्ट्र की राजनीति में जो मुंबई का जो स्थान है वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं माना जाने वाला है। इसीलिए जो वित्त मंत्रालय है वो भी बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। अब ये जो मंत्रालयों को बंटवारे की बात हो रही है, देखिए जाहिर बात यह है कि शिंदे इस बात पर शायद राजी हुए हैं कि चलिए उप मुख्यमंत्री तो बन जाता हूं। आपने कल स्टेटमेंट में सुना होगा कि उप मुख्यमंत्री जैसा तो कोई पद होता ही नहीं है, चलिए फिर भी अगर मैं उप मुख्यमंत्री बन गया हूं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे गृह मंत्रालय का जो महकमा है वो मुझे चाहिए, उससे कम पे मैं राजी नहीं हूंगा। अजीत पवार को भी आप जरा देखिए, वो भी लगातार हुंकार भर रहे हैं कि भाई वित्त मंत्रालय से कम मैं भी नहीं मानूंगा। अब बीजेपी के लिए यहाँ पर चुनौती ये सामने आ गई है कि किस तरह से अपने सहयोगी दलों को मनाया जाए, किस तरह से अपनी बात को आगे रखा जाए कि भाई सब कुछ जो 2 बड़े मंत्रालय हैं, 2 बड़े कह सकते हैं कि जो महकमे हैं वो बीजेपी के पास रहने चाहिए। अगर यहाँ पर उनके जो सहयोगी दल हैं अगर ये अड़ते हुए नजर आए, अगर ये इस बात पर जिद लेकर बैठ गए कि भाई गृह और वित्त जो है हमें मिलना चाहिए, तो फिर बीजेपी की ताकत जो है, भले ही मुख्यमंत्री उनके पास हैं, लेकिन फिर उनकी ताकत कम होती हुई नजर आएगी। इसीलिए लगातार
लगातार गृह मंत्रालय को लेकर चर्चाएं जो हैं वो चरम पर जाती हुई नजर आती हैं। आप ज़रा देखिए 42-43 जो है मंत्री बनने हैं महाराष्ट्र में, तकरीबन 20-22 जो है बीजेपी की तरफ से, बाकी अजीत पवार गुट और इसके अलावा शिंदे गुट से। लेकिन किसको क्या मिलेगा, किसकी तरफ से कितने मंत्री होंगे, लगभग ये तस्वीर अभी तक फाइनल नहीं हो पा रही है। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई महाराष्ट्र में भले ही दिखाया जा रहा हो कि सब कुछ ठीक ठाक है राहुल, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आने वाले दिनों में ज़रूर इसको लेकर आपस के जो कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग है वो देखने को मिलेगी कि कितनी कारगर है और कितनी कारगर नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह भी सामने आती है कि क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी गद्दारी कर रही है, क्योंकि यहाँ पर मामला क्या बन रहा है, चित्त भी मेरी पट भी मेरा, यानी कि हेड और टेल दोनों मेरा रहेगा और हेड और टेल दोनों आपका रहेगा। तो फिर ऐसे में किस तरीके से सरकार चल पाएगी, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। भले ही नाना कहते हुए आपने एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन डिप्टी सीएम का क्या कार्य होता है ये बात एकनाथ शिंदे ने बहुत पहले ही बता दिया था। अब ऐसे में बात आ जाती है मंत्रालय की, क्योंकि ये जो मंत्रालय हैं कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जो रेवेन्यू को अच्छा जनरेट करते हैं और जाहिर तौर पर इन मंत्रालयों को हर कोई अपने पास रखना चाहेगा। और ऐसे में मंत्रालय को लेकर बात करें तो जिस तरीके से वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और राजस्व मंत्रालय, ये 3 मंत्रालय हैं जिन पर शिंदे भी अडिग हैं। इनमें से एक पर अजीत पवार अडिग हैं। बीजेपी क्या कह रही है कि भैया 3 में से आप एक चुन लीजिए, लेकिन 3 में से हमें तो 2 चाहिए। तो क्या बीजेपी जो है वो एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ गद्दारी कर रही है? और क्या बीजेपी सारी मलाई खुद खाना चाहती है, क्योंकि सीएम भी आपका और मंत्रालय भी आपके? ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र में राजनीति, जो रणनीति बना रही है, क्या इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा? क्योंकि उन्हें ये समझना पड़ेगा कि भले ही आपकी जो संख्या की अगर मैं बात कर लेता हूं तो जो संख्या है वो बीजेपी की 132 सीट है, लेकिन यहां पर अगर बात करें तो अजीत पवार गुट जो कि 41 सीट और एकनाथ शिंदे जिनको 57 सीटों पर जीत मिली है, यानी कि इनके इतने विधायक जीते हैं। और ऐसे में अगर शिंदे और पवार के विधायकों को मिला लिया जाए तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का पलड़ा भारी पड़ता सर नजर आने वाला है। देखिए बिल्कुल, और इन तमाम महकमों की आप बात कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि अभी अभी सरकार बनी है, अभी चलने में वक्त लगेगा, अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में वक्त लगेगा, क्योंकि देखिए किरदार वही हों लेकिन इनकी जो कह सकते हैं भूमिकाएं हैं अब वो बदलती हुई नजर आती हैं। जो पहले उप मुख्यमंत्री थे अब वो मुख्यमंत्री बनकर बैठ गए, जो मुख्यमंत्री थे उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो यहीं पर सबसे बड़ा चक्र दिखाई पड़ता है कि बीजेपी ने कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली कि जो एकनाथ शिंदे लगातार कह रहे थे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, अगर मुख्यमंत्री बना देते तो गृह मंत्रालय से बड़े जो महकमे हैं वो बीजेपी के पास चले जाते। लेकिन अब बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री तो बना लिया, लेकिन गृह मंत्रालय को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है कि ये किसको मिलना चाहिए। शुरू में भी ये बात कही गई शिंदे गुट की तरफ से कि उन्हें गृह मंत्रालय चाहिए, यानी कि यहाँ पर अगर हम गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास देखें, अगर मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय रहता है तो एक ताकत कहीं ना कहीं उसके पास में रहती है कि भाई राज्य की जो कमान है, जो सुरक्षा व्यवस्था है और तमाम जो चीज़ें हैं वो उनके जिम्मे होता है। लेकिन अगर गृह मंत्रालय निकल जाता है तो एक तरीके से पुलिस महकमा उनके हाथ से चला जाता है, एक जो ताकत होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कमी आती है। इसलिए कोई भी मुख्यमंत्री या जो सत्तारूढ़ में सबसे बड़ी पार्टी होती है वो गृह मंत्रालय को अपने पास में रखना चाहती है। इसीलिए बीजेपी भी इस फिराक में किसी तरह से जो गृह मंत्रालय वो उसकी झोली में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से शिंदे और जिस तरह अजीत पवार लगातार बड़े महकमों की जिद करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार ये चीज़ सामने रख रहे हैं कि भाई इन मंत्रालयों के बिना हम सरकार में जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, ये मंत्रालय हमें चाहिए। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये बन जाता है कि किस तरह से इन मंत्रालयों को बंटवारा करें, किस तरह से मंत्री पद देती हुई नजर आए। क्योंकि यहाँ पर अगर अजीत पवार हों या शिंदे हों, अगर दोनों ही गृह मंत्रालय को लेकर अड़ते हुए नजर आते हैं या गृह मंत्रालय के ऊपर सबसे पैनी निगाह अपनी बनाकर रखते हैं तो बीजेपी के अंदर दोनों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और कुल मिलाकर जो महाराष्ट्र की राजनीति में हम अभी
कुछ हद तक शांति देख रहे हैं, वो एक बार फिर उथल पुथल में तब्दील होती हुई नजर आएगी। इसलिए बीजेपी की मंशा ये होगी कि इस तरह से इस पूरे के पूरे मुद्दे पर बातचीत की जाए, शॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो शिंदे गुट है वो गृह मंत्रालय के बिना मानने को राजी नहीं होगा। आपने देखा भी होगा कुछ दिनों पहले शिंदे के विधायकों ने ये बात कही थी कि हम अमित शाह से मुलाकात करेंगे, उसके बाद कोई फैसला करते हुए नजर आएंगे। तो जरा देखिए कि पूरा माहौल अभी भी ऐसा लग रहा है कि महायुति गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं परेशानियों का सबब बना हुआ है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और देखिए महाराष्ट्र की राजनीति पर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि देवेंद्र फडणवीस को जल्द ही इस्तीफा भी देना पड़े, क्योंकि भले ही शिंदे के पास उतने विधायक नहीं हैं, लेकिन शिंदे और अजीत पवार मिलकर अगर महाविकास अघाड़ी की तरफ जाते हैं तब तो बीजेपी की टेंशन बढ़नी तय है। और बीजेपी की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ेंगी क्योंकि 7 सांसद हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के, और अगर ये 7 सांसद भी अपना मुंह मोड़ लेते हैं तो केंद्र में भी फिर पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे और सर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।